अच्छा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ASP.NET MVC5। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं। ठीक है कि ASP.NET MVC5 क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पे MVC का वर्जन 5 हम यूज करेंगे जो कि ASP.NET का है। ठीक है, अब ये MVC5 क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखो, ASP.NET MVC is based on the MVC design pattern that allows you to develop software solutions। मतलब MVC ASP.NET का जो MVC एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क मतलब ये जो फ्रेमवर्क है किसको फॉलो करता है, एक MVC के डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मतलब सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी वेब के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर रन होते हैं। ठीक है, मतलब जिनको हम वेब एप्लीकेशंस कहते हैं, जिस तरह फेसबुक हो गया और बहुत सारी जो आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है एमबीसी डिजाइन पैटर्न। ठीक है, अब ये डिजाइन पैटर्न क्या है इसको जरा गौर से समझना। ठीक है, एमबीसी डिजाइन पैटर्न, इसका पहला पॉइंट देखो, allows you to develop web application with loosely coupled components। मतलब MVC का जो डिजाइन पैटर्न है उसके अंदर हम मतलब जो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वो यूजली लूजली कपल्ड कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये लूजली कपल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं इसका सेकंड पॉइंट यहां पे बताता हूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां पे देखो, इनेबल्स मतलब एमबीसी का जो डिजाइन पैटर्न है वो क्या काम करता है, इनेबल सेपरेटिंग डेटा एक्सेस, बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब कि एमबीसी डिजाइन पैटर्न के अंदर डेटा एक्सेस, देखो डेटा एक्सेस का मतलब जो जहां से हमारे पास डेटा आ रहा है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारी एप्लीकेशन के अंदर डेटा कहां से आता है, डेटाबेस से आता है। ठीक है, तो ये जो डेटा एक्सेस है, फिर उसके बाद बिजनेस लॉजिक जो होती है, मतलब ऐसी लॉजिक जो हम खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो और प्रेजेंटेशन लॉजिक मतलब जो HTML CSS का कोड होता है, ये तीनों चीजें सेपरेट होती हैं। मतलब कि हमारे पास जो डेटाबेस का कोड है वो हम एक सेपरेट जगह पे करते हैं, फिर सी शार्प का जो कोड होता है वो हम एक सेपरेट जगह पे करते हैं। ठीक है, जिसमें सी शार्प के थ्रू हम कंडीशन लगाते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं, वो एक अलग जगह पे होती है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक का मतलब जो हमारे HTML पेजेस का डिजाइन होता है, ठीक है, वो हम एक अलग से फाइल में करते हैं। आपको याद होगा जब हमने ASP.NET कोर ASP.NET स्टार्ट की थी शुरू में, तब हम एक ही फाइल के अंदर HTML CSS का भी कोड कर रहे थे, सी शार्प का कोड भी कर रहे थे, और डेटाबेस के लिए क्यूरी भी हम एक ही फाइल के अंदर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एमबीसी यहां पे क्या करता है, सेपरेशन ऑफ कोड प्रोवाइड करता है। सेपरेशन ऑफ कोड का मतलब कि जो आपका डेटाबेस का कोड होगा, मतलब जिस तरह से आप रिकॉर्ड फेच करते हो डेटाबेस से, डिस्प्ले करवाते हो, वो सारा कोड अलग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका सी शार्प का कोड होता है जिसके अंदर आप इफ एल्स के थ्रू लॉजिक्स यूज करते हो, लूप्स होते हैं और बहुत सारी चीजें। ठीक है, वो आप कहां पे करते हो, एक अलग से फाइल में करते हो। और फिर प्रेजेंटेशन लॉजिक मतलब जिसके अंदर आपका HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह का कोड एक अलग से होता है। ठीक है, मतलब देखो ये काफी अच्छी टेक्निक है, क्योंकि अगर हमारा कोड अलग अलग होगा ना, ठीक है, मतलब डेटाबेस का अलग होगा, सी शार्प का अलग होगा, HTML CSS का अलग होगा, इससे फायदा क्या है कि हम जब मेंटेनेंस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो वो आसान हो जाती है। क्योंकि अगर HTML में कोई मसला है तो हमें सिर्फ HTML की फाइल में जाना है, सी शार्प के कोड में कोई मसला है तो सी शार्प की फाइल में जाना है। इसी तरह डेटाबेस के अंदर कोई कोडिंग में मसला है तो उसी की फाइल में जाएंगे। ठीक है, तो ये एमबीसी काफी फायदेमंद होता है। ठीक है, अच्छा यहां पे अब देखो, मैंने अभी पहले पॉइंट में आपको क्या बताया था, एमबीसी डिजाइन पैटर्न के थ्रू जो हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हम लूजली कपल्ड कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। देखो हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक पहला होता है टाइट कपलिंग मतलब टाइट कपल्ड कंपोनेंट्स, और दूसरा होता है लूज कपल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसको लूज कपलिंग भी कहा जाता है। तो अब देखो टाइट कपलिंग में क्या होता है, ASP.NET वेब फॉर्म्स आर टाइट कपल्ड, टाइटली कपल्ड। ठीक है, मतलब जो हमने इससे पहले एमबीसी से पहले जो ASP.NET वेब फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट लिया था, उसके अंदर क्या होता था,
उसके अंदर हम एक ही फाइल के अंदर मतलब एक ही जगह अपने HTML CSS का कोड भी कर रहे हैं, C# का कोड भी कर रहे हैं और अपनी क्यूरीज वगैरह मतलब डेटाबेस का काम भी हम कहां पे कर रहे हैं, एक ही फाइल के अंदर कर रहे हैं, एक ही वेब फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइटली कपल्ड। ठीक है, मतलब जहां पे सारा कोड हम एक ही जगह पे कर रहे हो, इस चीज को हम कहते हैं टाइटली कपल्ड। ठीक है, फिर देखो each ASPX page is dependent on its code behind page which makes automated testing a nightmare। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया कि एक ही वेब फॉर्म के अंदर HTML का कोड भी है, डेटाबेस का भी है, C# का भी है, तो जब हमें टेस्टिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल कोई एरर आ जाए और उस एरर को हमें डीबग करना है, ठीक है, मतलब उस एरर को रिजॉल्व करना है, तो उस एरर को रिजॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है, डीबगिंग टेस्टिंग काफी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे पास कोड एक ही फाइल में मतलब HTML का, C# का, डेटाबेस का सारा कोड एक ही जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो मेंटेनेंस और टेस्टिंग वगैरह बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लूज कपलिंग। अब देखो हमारे पास ये जो ASP.NET MVC है ना, ठीक है, MVC5 जो फ्रेमवर्क है हमारे पास, ये लूजली कपल्ड में आता है। लूजली कपल्ड में क्यों आता है? क्योंकि जो हमारी वेब एप्लीकेशन की लॉजिक होती है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट? जिस तरह मैंने अभी बताया, डेटाबेस का कोड अलग होता है, ये एक पार्ट हो गया। HTML का कोड अलग होता है, ये दूसरा पार्ट हो गया। C# का कोड आपके पास अलग होता है, ये तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब हमारे पास लूजली कपलिंग क्या है, लूजली कपल लैंग्वेज कौन सी है? ASP.NET MVC। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसका कोड सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। चाहिए, इसको कहते हैं लूज कपलिंग। अब देखो MVC के ऊपर आते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास ये जो MVC वर्ड है, ठीक है, ये 3 आपके पास चीजों से मिलके बना है। सबसे पहले आ जाता है M फॉर मॉडल। ठीक है, ये मॉडल क्या होता है? अब देखो, मॉडल्स आर बेसिकली क्लासेस इन C#। मतलब मॉडल क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास C# की क्लासेस होती हैं। ठीक है, मॉडल्स क्या है? C# की क्लासेस है, सिंपल। अब उन क्लासेस के अंदर काम क्या होता है? देखो, डेटाबेस ऑपरेशन सच एज फेच डेटा और अपडेट डेटा etc। मतलब जो भी हम डेटाबेस के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिस तरह डेटाबेस से डेटा फेच करना है, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, ये सारी चीजें हम कहां पे करते हैं? मॉडल में करते हैं। मॉडल के अंदर जो क्लासेस बनाते हैं C# की, उसके अंदर करते हैं। ठीक है, फिर represents information about a domain that can be the application data of a web application। इसका मतलब कि मॉडल क्या है? मतलब एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसी स्टोरेज है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का सारा डेटा मौजूद है। भाई देखो, हमारी एप्लीकेशन का डेटा हम कहां पे स्टोर करते हैं? डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होता है वो हमारी कहां पे रिट्रीव होता है? एप्लीकेशन में रिट्रीव होता है, मतलब हमारी वेब एप्लीकेशन में रिट्रीव होता है। तो मॉडल को क्या कहा जा रहा है? एक डेटाबेस, एक डोमेन कहा जा रहा है, एक स्टोरेज एरिया कहा जा रहा है, जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मॉडल में से मैं अपना डेटा डिस्प्ले कहां पे करवाऊंगा? अपने HTML के पेज पे डिस्प्ले करवाऊंगा। सही है, ये इसका एक पॉइंट है। ठीक है, फिर यहां पे देखो व्यू। अब व्यू क्या है? भाई देखो, व्यू नाम से जाहिर है मतलब देखना, कोई ऐसी चीज जो नजर आए। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है एंड यूजर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच यूजर कैन इंटरैक्ट विथ सिस्टम। मतलब भाई देखो, यूजर को नजर क्या आता है? HTML का पेज नजर आता है। ठीक है, वो MVC के अंदर कहलाता है व्यू। मतलब जो हम एक HTML का पेज, वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, MVC लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है? व्यू कहा जाता है। और वो जो व्यू है वो हम किसकी मदद से बनाते हैं? HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह, ये सारी चीजों के थ्रू हम क्या बना सकते हैं? व्यू बना सकते हैं। ठीक है, फिर represents the presentation logic to provide the data of the model। ठीक है, मतलब व्यू के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, मतलब हमारा डेटा किस तरह से यूजर को नजर आएगा। जिस तरह HTML में हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करवाते हैं, फॉर्म्स की सूरत में डेटा डिस्प्ले करवाते हैं, ये सारा काम कहां पे करेंगे? हम व्यू के अंदर करेंगे। मतलब HTML, CSS, बूटस्ट्रैप का जितना भी काम है वो हम कहां पे करेंगे?
व्यू में करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल व्यू के अंदर हम फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, जो डेटा हमारे पास मॉडल के अंदर है, मॉडल को मैं क्या कह रहा हूं, एक डेटाबेस कह रहा हूं, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है वो हम प्रेजेंट कहां पे करवाते हैं, रिप्रेजेंट कहां पे करवाते हैं, अपने व्यू के अंदर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, व्यू को हम क्या कह रहे हैं, सिंपल जो हमारे HTML पेजेस होते हैं उसको मैं क्या कह रहा हूं MVC लैंग्वेज में, व्यू। सही है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंट्रोलर, ठीक है। मतलब M स्टैंड्स फॉर मॉडल, V स्टैंड्स फॉर व्यू और C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर। ये बनता है मुरक्कब आपके पास MVC का, ठीक है। तो अब कंट्रोलर क्या होता है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पे देखो, कंट्रोलर्स आर क्लासेस इन C#। मतलब जिस तरह मैंने अभी बताया कि मॉडल्स भी क्या होती है, क्लासेस होती है, उसी तरह कंट्रोलर भी क्या होती है, बेसिकली एक क्लास होती है, ठीक है। एक से ज्यादा हम कंट्रोलर्स बना सकते हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कंटेन लॉजिक एंड प्रोवाइड लिंक बिटवीन मॉडल एंड व्यू। भाई देखो, व्यू में क्या आता है, जो हमें डेटा दिखाना है, यूजर को प्रेजेंट करवाना है। और मॉडल में क्या है, जो हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर है। मतलब मॉडल का डेटा हमें व्यू में दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोलर यूज करेंगे। मतलब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा व्यू है, मतलब एक HTML का पेज है, उसके अंदर से डेटा मैं कहां से रिट्रीव करवाना चाह रहा हूं, डेटाबेस से, मॉडल से। तो ये काम मुझे कौन करके देगा, कंट्रोलर करके देगा, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलर के अंदर हम ऐसी लॉजिक लिखते हैं जिसके थ्रू हमारा मॉडल और व्यू आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अटैच होते हैं। सही है। फिर यहां पे देखो, रिप्रेजेंट्स द लॉजिक रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द व्यू एंड मॉडल क्लासेस, ठीक है। मतलब हमारी जो भी लॉजिक होती है, मतलब जो भी कोड होता है C# का, कौन सा कोड होगा वो, जो व्यू और मॉडल क्लासेस को आपस में मर्ज करेगा, ठीक है। वो सारा कोड हम कहां पे लिखेंगे, कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे। सही है। फिर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंडल्स रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन बाय द यूजर। मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट, मतलब जब हम फॉर एग्जांपल कोई बटन क्लिक करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास जाती है। ये बात याद रखना। भाई देखो, यहां पे कह रहा है हैंडल्स रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन बाय द यूजर। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी वेब एप्लीकेशन रन की है, ठीक है। तो ये जो मैं रन करता हूं ना, रन करने के लिए हम क्या करते हैं, रन करने के लिए हम अपनी एड्रेस बार पे URL लिखते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप लिखते हो www.facebook.com, ठीक है। तो ये क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिक्वेस्ट कहां से कर रहे हो, अपने ब्राउजर से कर रहे हो। किसके पास कर रहे हो, वेब सर्वर के पास कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट है, इसको हैंडल कौन करता है हमारी एप्लीकेशन में, कंट्रोलर हैंडल करता है। सही है। मतलब कंट्रोलर क्या देखता है कि रिक्वेस्ट कहां से आ रही है और इसको क्या रिस्पॉन्ड देना है, ये चीज कौन हैंडल करता है, कंट्रोलर हैंडल करता है। फिर गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। मतलब कि कंट्रोलर का क्या काम है, डेटाबेस से डेटा गेट करना है और डिस्प्ले कहां पे करवाना है, व्यू में डिस्प्ले करवाना है, HTML के पेज में डिस्प्ले करवाना है। मतलब देखो, व्यू डायरेक्ट मॉडल से लिंक नहीं है। मतलब व्यू किसको कहेगा, कंट्रोलर को कहेगा, ठीक है। और कंट्रोलर डेटा कहां से लेगा, मॉडल से लेगा, ठीक है। मतलब कंट्रोलर ने डेटा लिया मॉडल से और कंट्रोलर ने किसको दे दिया, व्यू को दे दिया। तो व्यू क्या करेगा, डेटा डिस्प्ले करवा देगा। कौन सा डेटा, जो मॉडल में मौजूद है। इसका मतलब कि कंट्रोलर व्यू और मॉडल के दरमियान में क्या कर रहा है, एक कम्युनिकेशन पैदा कर रहा है, एक राब्ता पैदा कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है कंट्रोलर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो, एक फिगर से आपको यहां पे समझाता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई देखो, सबसे पहले हमारे पास एक यूजर है जो हमारी वेब एप्लीकेशन को यूज करेगा, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन यूजर मतलब जब रिक्वेस्ट करता है, मतलब यूजर ने हमारे वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पे कोई लिंक लिखा, ठीक है, और उसको एंटर किया, तो रिक्वेस्ट कहां पे जाती है हमारी एप्लीकेशन में, कंट्रोलर के पास, ठीक है। कंट्रोलर के पास हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो
जो डेटा है वो कहां से लेगा, मॉडल से लेगा। ठीक है, मतलब जिस तरह से मैंने बताया मॉडल के अंदर डेटाबेस की क्लासेस होती हैं, मतलब मॉडल के अंदर क्लासेस होती हैं जिसके अंदर हम डेटाबेस का कोड लिखते हैं। तो कंट्रोलर डेटा कहां से लेगा, मॉडल से लेगा, और फिर डिस्प्ले कहां पे करवा देगा, व्यू में डिस्प्ले करवा देगा, हमारे एचटीएमएल के पेज में डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है हमारी वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस नहीं होता, मतलब जो छोटी एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर डेटाबेस का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में जब यूजर रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर चेक करता है कि मॉडल अवेलेबल है, लेकिन अगर मॉडल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट मतलब वो रिक्वेस्ट कहां पे चली जाती है, व्यू के पास चली जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मॉडल में डेटा नहीं है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो भी रिक्वेस्ट होगी वो व्यू के पास होगी, और व्यू जो हमारा एचटीएमएल पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मतलब व्यू में जो भी मैंने एचटीएमएल की कोडिंग की भी है ना, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की, वो मुझे नजर आ जाएगी। बेशक मैं मॉडल से कोई भी डेटा नहीं ले रहा व्यू में दिखाने के लिए। सही है, मतलब देखो यूजर देखता किसको है, व्यू को देखता है, लेकिन रिक्वेस्ट जब करेगा वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास जाती है, और कंट्रोलर ये चेक करता है कि मॉडल के पास डेटा है। अगर डेटा है तो उसे फैच करके कहां पे भेजना है, व्यू के पास भेजना है। लेकिन अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं है, मॉडल मौजूद नहीं है, तो क्या करेगा, व्यू के अंदर जो भी कोडिंग की है कंट्रोलर उसे क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, रन कर देगा। रन करेगा तो वही व्यू कौन सी करेगा, कौन देखेगा, यूजर देखेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइफ साइकिल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब जो यूजर है ना वो डायरेक्ट व्यू के पास नहीं जाता, वो पहले किसको रिक्वेस्ट करता है, कंट्रोलर। अब कंट्रोलर ये चीज चेक करता है कि अगर मॉडल में कोई डेटा है उसे अपडेट कहां पे कर दे, मतलब कहां पे दिखा दे, व्यू में दिखा दे। लेकिन अगर मॉडल में कोई डेटा नहीं है तो डायरेक्ट हमारे पास वो किस में आ जाए, व्यू में आ जाए, और व्यू का डेटा हमें एचटीएमएल का जो भी कोड है वो नजर आ जाए, डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, ये आपका पूरा एक साइकिल है एमबीसी 5 का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेनिफिट। ठीक है, मतलब यहां पे एज ASP.NET MVC इज बेस्ड ऑन MVC डिजाइन पैटर्न। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ASP.NET का MVC एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, मतलब देखो फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क ने हमें बाउंड किया हुआ है। हम इस फ्रेमवर्क के अलावा मतलब जो जो चीजें हमें फ्रेमवर्क ने फॉलो करने के लिए दी हैं उसी को फॉलो करके हमने अपनी वेब एप्लीकेशन बनानी है। मतलब हम फॉर एग्जांपल एमबीसी क्या कहता है कि मॉडल क्लासेस अलग होंगी, डेटाबेस का कोड अलग होगा, व्यू का कोड अलग होगा, एचटीएमएल का कोड अलग होगा, सी शार्प कंट्रोलर उसका कोड हमारे पास अलग होगा। मतलब कंट्रोलर के अंदर हम सी शार्प का कोड लिखते हैं, सी शार्प की लॉजिक लिखते हैं। सही है, तो ये तीनों चीजें सेपरेट होनी चाहिए, मिक्सअप नहीं करना। ये हमें कौन बताता है, एमबीसी का डिजाइन पैटर्न बताता है। और इसी डिजाइन पैटर्न को मतलब अगर मुझे एमबीसी पे काम करना है तो मुझे इसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसके ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखो बेनिफिट क्या है, मतलब एमबीसी डिजाइन पैटर्न को यूज करते हुए हमारे पास कुछ बेनिफिट्स है, वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखो, सेपरेट ऑफ कंसर्न्स। इसका मतलब enables you to ensure that various application concerns into different and independent software components। ठीक है, मतलब कि हमारा जो कोड है वो दूसरे कोड से सेपरेट होता है। HTML का कोड C# के कोड से सेपरेट होगा। ठीक है, C# का कोड हमारे पास डेटाबेस के कोड से सेपरेट होगा। मतलब 3 फाइल्स होती है, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं 3 फाइल्स होती है, एक मॉडल की जिसके अंदर डेटाबेस का सारा कोड होता है, एक व्यू का जिसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप का कोड होता है, और कंट्रोलर जिसके अंदर हम अपनी C# की लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, वो हम कहां पे लिखते हैं, कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं। तो देखो ये जो मॉडल, व्यू और कंट्रोलर है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे पास कंपोनेंट्स है, और ये क्या मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास जो कोड है वो सेपरेट होना चाहिए, मतलब मिक्सअप नहीं होना चाहिए, जिस तरह ASP.NET वेब फॉर्म्स में करते थे हम। ठीक है, HTML का कोड भी उसी में कर रहे हैं, आपके पास C# का कोड भी उसी में कर रहे हैं, डेटाबेस की क्यूरी भी वहीं पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज नहीं है इसमें। फिर सिंप्लीफाइड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस।
इनेबल्स यू टू टेस्ट ईच कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मतलब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हमारे पास जो टेस्टिंग और मेंटेनेंस होती है वेब एप्लीकेशन की, उसको सिंप्लीफाई करता है, आसान करता है, सिंपल करता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई HTML में मसला है तो मैं HTML की फाइल में जाऊंगा, मतलब व्यू में जाऊंगा और वहां पे अपना कोड ठीक करूंगा। अगर कोई C# की लॉजिक में मसला है तो मैं कंट्रोलर के पास जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह डेटाबेस का मतलब जो हमारी एप्लीकेशन की सोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल। उसमें कोई मसला है तो मैं वहां पे चेक करूंगा। मतलब मैं जो अपनी टेस्टिंग करूंगा वो इंडिपेंडेंटली करूंगा। सही है, तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये होगा कि अगर मॉडल में मसला है आप मॉडल की क्लास चेक करोगे, आप कंट्रोलर और व्यू को नहीं छेड़ोगे। ठीक है, ये इसका मेन मकसद है। फिर thus it allows you to ensure that it is working as per the requirement of the application and then simplifies the process of testing, maintenance and troubleshooting procedures। मतलब जाहिर बात है जब हमारे पास व्यू का कोड अलग होगा, HTML का कोड अलग होगा, C# का कोड अलग होगा, मॉडल का कोड अलग होगा, तो हमें टेस्टिंग मेंटेनेंस करना भी आसान हो जाएगा। कोई एरर आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, उसे डिबग करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये होता है काम। और इसमें एक और खास बात है, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल HTML, जिस तरह आपको पता है हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्या होता है, हमारे पास वेब डिजाइनर अलग होता है, ठीक है, और वेब डेवलपर अलग होता है, इस तरह से होता है ना। तो एक वेब डिजाइनर है, वो सिर्फ किस पे काम करेगा? व्यू पे काम करेगा। फिर इसी तरह जो C# की लॉजिक लिख रहा है वो सिर्फ कंट्रोलर पे काम करेगा। और फिर इसी तरह जो हमारे पास डेटाबेस डेवलपर है, मतलब मॉडल की जो क्लासेस हैं, वो डेटाबेस डेवलपर उस पर अलग से काम करेगा। ठीक है, ये फायदा है। ठीक है, अच्छा, फिर एक्सटेंसिबिलिटी enables the model to include a set of independent components that you can easily modify or replace based on the application requirement। मतलब मैंने बताया 3 कंपोनेंट्स है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं उन फाइल्स में, मतलब मॉडल की फाइल अलग है उसमें अलग से अपडेटिंग कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, व्यू में अलग से एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोलर में अलग से एडिटिंग कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि अगर मैं एक जगह अपडेट करता हूं कोई चीज तो दूसरी चीज में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब मैं अपने डेटा को अपनी फाइल्स के अंदर अपडेट कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं, अब देखो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब के मतलब ASP.NET MVC के ऊपर आने से पहले आपको किन किन चीजों पे ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को हम क्या यूज करते हैं अपने ASP.NET MVC के प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या है हमारे पास? C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था जो कंट्रोलर का कोड लिखते हैं वो किसमें होता है? C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक है, ये C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, मतलब जो वेबसाइट डिजाइनिंग में जो चीजें आती हैं वो आपको आनी चाहिए। फिर आपके पास जो कंप्यूटर में .NET फ्रेमवर्क है वो या तो 4.5 होना चाहिए या 4.5 से हायर होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए, पीछे नहीं, मतलब 4.5 से कम नहीं, या तो 4.5 होगा या उससे आगे का वर्जन होगा। ठीक है, तभी आप MVC 5 को यूज कर सकते हो अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। ठीक है, अब देखो विजुअल स्टूडियो, क्योंकि सबको पता है .NET की डेवलपमेंट हम कहां पे करते हैं? विजुअल स्टूडियो में करते हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा हम यूज कर सकते हैं? 2013 और लेटर, मतलब 2013 हम यूज कर सकते हैं और उसके आगे वाला वर्जन, उससे पहले नहीं। ठीक है, मतलब MVC 5 के लिए, क्योंकि MVC 5 इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है। सही है, लेकिन हम यहाँ पे हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो 2015, मतलब जितना भी हम काम करेंगे उसमें 2015 यूज करेंगे, 2013 नहीं। ठीक है, और ये जो 2015 है ये सेटअप मैं आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा, और इस वीडियो को की डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप विजुअल स्टूडियो 2015 डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि अब हम MVC, क्योंकि देखो फ्रेमवर्क है ना, अपग्रेड चीज है। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्जन को भी थोड़ा अपग्रेड करेंगे। पहले हम 2013 पे काम कर रहे थे, अब हम आएंगे 2015 के ऊपर। ठीक है,
तो देखो ये हमारे पास बेसिक सा इंट्रोडक्शन था ASP.NET MVC का। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इसका अभी प्रैक्टिकल वर्क में आते हैं और सारी चीजें देखते हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर किस तरह से हम काम करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। क्लियर है यहां तक?